हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और बोर्ड्स के एग्जाम्स तो खत्म हो गए, अब बारी है सीयूईटी की। और अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एड ऑन हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसके बारे में आज अपन बात करने हैं वो है सॉलिड स्टेट। तो अपना सॉलिड स्टेट ऐड हो गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐड हो गया है, पॉलीमर्स ऐड हो गया है, सरफेस केमिस्ट्री है। बोले तो अगर मोटा मोटा तो पी ब्लॉक और सॉलिड स्टेट ऐसे चैप्टर्स है। थोड़ा बहुत सरफेस केमिस्ट्री भी है जो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्त आपकी जो लेके बैठे होगे सर 200 में से मेरे को 180 190 नंबर चाहिए, तो दोस्त उसके लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, पूरा सार मैं आपको बताने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो फटाफट से आ जाइए। जो भी मेरे साथी नए हैं चैनल पे वो प्लीज वीडियो लाइक करते हुए, सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना। शुरू करने से पहले मुझे बस एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो अपना इवेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है सीयूईटी सारथी सिलेक्शन का वादा, ये हमारा होने वाला है वही अपनी 27 मार्च शाम 6 बजे। तो इसमें जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। और सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने यही बनता है कि भैया आखिर ये सॉलिड है क्या, है ना। सॉलिड स्टेट इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब तुमने तो पूरा इसमें चैप्टर ही बना दिया, अलग से इसको सीयूटी में भी दे रहे हैं। तो दोस्त इसमें होता क्या है कि हमारे आसपास ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो सॉलिड ही है। हमारी बॉडी ठीक है, पानी की बनी हुई है, 90% तुम्हारा वाटर है, लेकिन सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो जो मेरे पास सॉलिड जो मुझे दिख रहा है उसके अंदर जो मेरे पास एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, जिनसे मिलके वो जो मेरा सॉलिड बना है। तो आज हम जाने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में। आप आज जाएंगे ऐसे जगह जहां पे वो जो मॉलिक्यूल्स है मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको इमेजिन करते हुए मैं बता सकता हूं कि हाँ भैया इसमें मेरे पास कैसी पैकिंग हो रखी है। ये जो सॉलिड है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जो सॉलिड है वो उतना कंपैरेटिवली मजबूत नहीं है। शुरुआत करने से पहले होता क्या है सबको पता है, नाइन्थ क्लास में तुम्हारे पास आ गया था सॉलिड स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर था, फिर उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये चैप्टर्स क्लास 9th के हैं, लेकिन वापस आ गया है सीयूईटी में। तो भैया होता क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ शेप, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब सुनिए ये किस में मैक्सिमम होता है, मैंने अभी बताया सॉलिड में मैक्सिमम होता है, फिर आपके पास लिक्विड आता है और देन कम्स योर गैसियस। ठीक है, यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, वैसे तो 5 है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि ऑब्वियसली मैनमेड है। और उसके बाद मेरी आती है क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और है कि क्या है, प्लाज्मा स्टेट जो ऑब्वियसली आइनोस्फीयर मतलब अपनी एटमॉस्फेयर से ऊपर रहती है। तो ये मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कहानी। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो गैसेस में मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड में आती है, और उसके बाद मेरे पास आती है सॉलिड में। सही है, फिर आती है मेरे पास सॉलिड में, आखिरी है इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये बॉटल है, अब तो मैं इस बॉटल को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो, हाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है तुम ऐसे पकड़े हो और ये कंप्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये ठोस है, रिजिड है, जिस पोजीशन में है, जिस फिक्स्ड इसने शेप ले रखी है उसी शेप में ये रहेगी। तो ये थी कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सॉलिड स्टेट जो है उसमें से सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, एक है मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड कम्स योर अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो ऑब्वियसली क्रिस्टल से बना है, तो जितने भी मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, जितने भी मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब जैसे यहां पे आप देख रहे हो जेलिना हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, पायराइट हो गया, ठीक है, इनकी खासियत क्या है कि इनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड, पूरा ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होता है। जैसे क्लास में नहीं बैठा दिए जाते हैं कि भाई साहब येलो कलर वाले या येलो टीम इधर बैठेगी, ग्रीन टीम इधर बैठेगी, रेड टीम इधर बैठेगी। अरे येलो कलर, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस होता था ना स्कूल्स में, ऐसे इधर होता है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में हर कोई बैठेगा या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर कोई बैठेगा, तो वो ऑर्डर्ड क्लासरूम है। सेम चीज यहां पे आपको दिखेगी, जैसे यहां है जो ब्लू वाला है वो बार बार रिपीट होता हुआ चल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि आपको ये चीज ऑर्डर्ड फॉर्म में मिलेगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है कि भाई अगर आप यहां पे चेक कर रहे हैं या फिर और दूर बार चेक कर रहे हैं तो आपको सेम रिपीटेटिव फॉर्म में सेम एटम आपको मिलेगा, चाहे आप पहले सेंटीमीटर में देखें या फिर आप 100 सेंटीमीटर में चेक करने जाए। ठीक है, कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, ऑब्वियसली अपने आप को वो रिपीट करता हुआ चल रहा है। जो मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑर्डर्ड। एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज हो गया, NaCl हो गया, NaCl टाटा क्लोराइड है ना, जो अपना नमक है, टाटा नमक वो वहीं से आता है।
देन कम्स योर डायमंड और है कॉपर। ऑब्वियसली ये तो होने चाहिए थे। जो डायमंड है वो अपना ग्रेफाइट मतलब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि हालांकि ग्रेफाइट भी है, तो कार्बन इसमें रिपीट होता हुआ चलता है, तो ये भी एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल बना। मैं आगे बढ़ूं, चलिए मजा आए, अच्छा लगे, चीजें क्लियर हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना बताते हुए चलना कि हाँ मास्टर मजा तो आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। अब आते हैं अमरफस। अमरफस जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है और ग्रीक में इसको बोला जाता है नो फॉर्म। इनकी कोई फॉर्म ही नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, आने बच के होते हैं, अदरक की तरह होते हैं। अदरक समझते हो, कहीं से भी मोटी, कहीं से पतली, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से ऐसे टुंडी निकल रही है। सेम गोज विद अमरफस सॉलिड्स आल्सो। तो जैसे ही अगर आप यहां पे देखोगे कोई भी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है, तो यही रहता है मेरे पास अमरफस सॉलिड की कहानी। अब इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप। यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इरेगुलर शेप में रहते हैं, ठीक है, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई नाटा, ठीक। रैंडम क्लासरूम, रैंडम क्लासरूम मतलब बैक बेंचर्स को देखोगे तो भैया पीछे ही मिलेंगे, ठीक है। कभी कोई बैक बेंचर आके उठ के आगे आ गया कि हटो भाई साहब आज हम लोग आगे बैठने वाले हैं, तो उनकी चलेगी। इसका मतलब क्या है कि आप फिक्स नहीं बता सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भैया रोल नंबर 1 है वो पहली सीट पे ही बैठा होगा, ना 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 ना, वो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही बता सकता था, क्योंकि वहां पे ऑर्डर्ड स्टेट में रहती हैं चीजें। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है क्योंकि ये अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, डोंट रिपीट इटसेल्फ, डोंट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट नहीं करते। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है ग्लास। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाना चाहिए इस बात पे कि मास्टर तूने ग्लास कैसे एग्जांपल दे दिया। ग्लास तो मुझे दिख रहा है क्या क्रिस्टल सॉलिड में, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड तो ऑब्वियसली है, लेकिन जब ग्लास बहुत टाइम तक, अगर आप बहुत पुराने पुराने घर देखोगे 20-20 50-50 साल पुराने, तो उसमें जो ग्लास ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लगे होते हैं, उसमें ग्लास नीचे से हल्का सा मोटा हो जाता है, ऊपर पतला होता है, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्लो है ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्पीड पे वो धीरे 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 नीचे आते रहते हैं, और इस वजह से इनका जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, इसलिए मैं इनको अमरफस सॉलिड बोलता हूं। सेम आपका प्लास्टिक हो गई या रबर हो गई, ये सब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे अमरफस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आइसोट्रोपिक। दो टर्म होते हैं, आइसोट्रोपिक और इसके बाद होता है मेरे पास अनआइसोट्रोपिक। दो टर्म्स हैं, आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। जब मैं आइसो की बात करता हूं, आइसो कहीं भी वर्ड यूज होगा, आइसोट्रोपिक हो गया या फिर आइसोटोनिक अपन पढ़ते हैं, आइसोथर्मल अपन पढ़ते हैं, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और यहां पे ट्रोपिक आया है ट्रोपोज से, विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर मैं मुझे पार्टिकल मिलते हुए चलेंगे तो इसलिए मैं आइसोट्रोपिक बोलता हूं, ठीक है। अनआइसोट्रोपिक जो है वो इसका ऑपोजिट होगा। अनआइसो मतलब अनइक्वल डायरेक्शन है ना, जिसकी अलग अलग डायरेक्शन हो। जैसे फिजिकल सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, अब जो पानी है, पानी बॉयल 100 डिग्री पे ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर वाला पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, इधर वाला पानी 120 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये एक क्या है, ये आइसोट्रोपिक को उसमें रखते हैं, या फिर उसको आइसोट्रोपोज भी बोल सकते हैं। तो ये एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है, जो सेम होती है हर एक डायरेक्शन में। मान लीजिए मैंने एक भगोना रखा है, भगोना के किसी भी अगर मैं डायरेक्शन में चेक करूंगा तो मेरे पास जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये था आइसोट्रोपिक के बारे में। अगर मैं अनआइसोट्रोपिक की बात करूंगा तो यहां पे अनइक्वल, जैसे आप यहां खड़े हो जाओ, इधर जाओगे कोई और पार्टिकल, इधर जाओगे कोई और पार्टिकल, ठीक है, आप इधर गए कोई और पार्टिकल, ऊपर गए तो कोई और पार्टिकल, तो ये जो एग्जांपल होता है वो होता है अनआइसोट्रोपिक का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स आर नॉट सेम। अनआइसोट्रोपिक में आप ये नहीं बता सकते कि इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड है, नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिस मेरे पास कोई सॉलिड है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, उसको अपन बोलते हैं आइसोट्रोपिक। और कोई ऐसा सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड नहीं है, कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, उसको अपन बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक। नाउ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन आता है, व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एक बार को तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो जाना चाहिए कि मास्टर अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो एकदम, अगर आप बोलोगे तो ये तो भाई साहब अपने आप को पूरा रिपीट करते रहते हैं, एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, फिर भी बोल रहा है कि अनइक्वल डायरेक्शन है। हाँ, उसके लिए यहां पे आप दो लाइन देखिएगा। आप अगर आप ए बी लाइन देखो और सी डी लाइन देखो, देखो अगर मैं ए बी में मैंने लाइन बनाई तो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्काई कलर है, स्काई कलर के जो पार्टिकल्स हैं,
सिर्फ और सिर्फ यही आ रहे हैं। अगर मैं सी डी की डायरेक्शन में गया तो मुझे ये जो रेड सर्किल है और स्काई ब्लू वाले पार्टिकल्स है ये रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां बॉइलिंग पॉइंट चेक किया और यहां बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो दोनों डायरेक्शन में मुझे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट दिखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो भाई अनइक्वल हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इस डायरेक्शन में बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस डायरेक्शन में अलग होगा और इधर आपका सेम रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये थी कहानी। तो पेपर में बहुत बार आता है, तुम्हारा सीयूटी एमसीक्यू के फॉर्म में किसी फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अमरफस, क्रिस्टलाइन सूडो अमरफस, या फिर तुम्हारा सूडो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? क्रिस्टलाइन इन नेचर। मैं आगे बढ़ता हूं। क्रिस्टलाइन और अमरफस के बारे में जितनी भी कहानी, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इस स्लाइड में प्रेजेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। जो आपको ध्यान होना चाहिए, जहां से आपका सीयूटी से क्वेश्चन बनता है, वो है, एक तो यहां पे आ गया, एक तो आप ये देखो कि भैया वो नेचर के बारे में बता रहे हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं वो सूडो या फिर नकली सॉलिड, फेक सॉलिड्स होते हैं। देन कम्स योर अनाइसोट्रॉपी। ठीक है, ये अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और आइसोट्रॉपिक्स होते हैं अमरफस सॉलिड। ऊपर भी डेफिनेट शेप, यहां पे इरेगुलर होती है, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ये सॉफ्ट होते रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिया था अपन ने, जैसे प्लास्टिक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मेल्ट होने लग जाती है, नहीं, पहले वो गलती है, पहले वो सॉफ्ट हो जाती है थोड़ा सा, है ना, फिर वो हल्की सी श्रिंक होगी, फिर वो बेंड होगी, फिर जाके वो तुम्हारी मेल्ट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एज इट इज रहेंगे और जैसे ही वो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे रीच कर जाते हैं, देन दे स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो वो वहां पे अपना मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो यही सब कहानी थी, इतना ही था क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के बीच में। अब पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन कौन से होते हैं? That apparently appear amorphous but have microcrystalline structure। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो मेरे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल या फिर सॉलिड कोई भी, मान लीजिए कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर वो उसका ओवरऑल जो है वो अमरफस सॉलिड है, लेकिन अंदर मुझे छोटे छोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं, मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो अगर कहीं मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही सॉलिड में, एक ही सॉलिड मॉलिक्यूल में मुझे अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों मिलेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो अमरफस सॉलिड के अंदर अगर मुझे छोटे छोटे पैचेस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिख रहा है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा पॉलीक्रिस्टलाइन का। ठीक है, पॉली का क्या मतलब है? मोर देन वन। अरे पॉली 2 के लिए भी यूज होता है, 3 के लिए भी यूज होता है, तो मोर देन वन, जहां पे अगर मेरे पास अमरफस प्लस क्रिस्टल मिल रहे हैं तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। Which one of the following is non crystalline और अमरफस? तो अभी किया था, जो ग्लास है वो आपका फेक सॉलिड, सूडो सॉलिड है। और क्वेश्चन खूब सारे हैं, क्वेश्चन की टेंशन आप मत लीजिएगा। आ जाओ इधर। Which of the following statement about amorphous solid is incorrect? जो इनकरेक्ट है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दे आर अनाइसोट्रॉपिक, नहीं, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। अनाइसोट्रॉपिक नहीं होते, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते। देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये बात सही लिखी हुई, ये बात सही लिखी हुई है, ये बात गलत थी और गलत बात का आपका ऑप्शन सही करना था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, सही बोल रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, चेक कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, सही है। और सॉलिड्स ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, है ना, ये अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये वाली बात गलत लिखी हुई है, आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए बाकी जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप यहां पे देखोगे खूब सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे डाल रखे हैं, तो वो आपको मैं डीपीपी के फॉर्म में, मतलब पूरी पीडीएफ इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगी पीडीएफ, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे ऐड कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे, मतलब जो सॉलिड्स मेरे पास है, स्पेसिफिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरे पास हैं, उसमें कौन कौन से मेरे पास यहां पे बॉन्डिंग मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले वैन डेर वाल्स फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग मुझे पढ़नी है। चलें एक एक करके। वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? वैन डेर वाल्स फोर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, H2, अरे H प्लस H, जहां से आपका H2 बनता है, तो वहां पे मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है, दोनों अपनी मीन पोजीशन पे ऑस्किलेट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं। पर एक टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे ऐसा हुआ कि यहां के पॉजिटिव पार्टिकल, यहां के पॉजिटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, और जस्ट फॉर एन इंस्टेंट
किसी क्षण के लिए है ना, जस्ट फॉर इंस्टेंस, वो क्षण के लिए यहां पे अब इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है इसी को अपन बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। और ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कोई तुमसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा फोर्स मिलता है, तो वंडरवॉल फोर्स मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है, कौन कौन करता है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड देन कम्स योर नाइट्रोजन। क्लियर, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अच्छा लगा, मजा आया, चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरते हुए चलिएगा। वंडरवॉल फोर्स के बाद अपन आते हैं आयनिक बॉन्डिंग पे। जब मैं आयनिक बॉन्डिंग की बात करूंगा, सुनिएगा, आयनिक सबको पता है, अक्का पब्लिक को पता है, आयनिक क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं, क्लास 10th से, क्लास 10th में तुम लोग बचपन में ही थे। ठीक है, तो वहां से अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो जो एसिड और बेस होता था वो वहीं से तुम्हारा प्रोटॉन का एक्सचेंज होता था। अब यहां पे अपन को क्या देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl में होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, आओ इसको मैं यहां पे बता देता हूं, सोडियम है 2 8, एक क्लोरीन है 2 8 7। तो होता क्या है, जो सोडियम, दोनों चाहते हैं कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से, देखो हर कोई, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि यार थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए, है ना। और स्टेबिलिटी के हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया ठीक है, मेरी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम हो जो कि फिक्स्ड रहनी चाहिए, है ना। और एक घर, मतलब इंसान है तो उसको एक वही कि मेरा एक खुद का घर होना चाहिए। ठीक है, और भी 2-3 चीजें हैं, फैमिली होनी चाहिए, ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए फैमिली का, ये सब है। पर अगर मैं जब केमिस्ट्री के पास आता हूं, स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट के पास आता हूं, तो ये चाहते हैं कि यार अगर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो मेरी जिंदगी सेट है, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉस। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो सोडियम क्या करता है कि भाई तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑटोमेटिकली मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तेरा भी पेट भर जाएगा। तो एक तो ये तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है मेरे पास Na+ एंड Cl नेगेटिव, Na+ और Cl नेगेटिव मेरा बन जाता है। ठीक, क्लियर है। तो ये मेरे पास बना, अब कुछ नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव ये बनता हुआ चलता है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरऑल जो इस पे चार्ज होगा, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा वो होगा 0, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए चल रहे हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए चल रहे हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, बढ़िया बातें हैं, अपन बढ़ते हैं आगे, यहां तक तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। कोवलेंट बॉन्डिंग सबको पता है, कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था, है ना, लेन देन था इलेक्ट्रॉन का, और कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मस्त पानी बना के ये रहेंगे। क्लियर। अब आते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, सबसे इजी। अगर क्लास 10th के ही पास चलते हैं, क्लास 10th में ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके। तो वहां आप ये पढ़े होंगे कि मेटल्स को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं ना, समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। काहे, क्योंकि भैया इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन। और हम इसको ये भी बोलते हैं कि जो मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी देके उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहां पे मुझे बहुत सारे आयंस मिल जाएंगे, और आयन मिलेंगे तो मुझे को मिलती है मेटेलिक बॉन्डिंग। यहां पे लिखा भी हुआ है कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेवरल पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब इनके बीच में अच्छी खासी इंटरेक्शन देखने को मिलती है, और ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आफ्टर आयनिक बॉन्डिंग। मैक्सिमम तो आयनिक बॉन्डिंग है दोस्त। क्लियर। चलिए, मेटेलिक बॉन्डिंग यहां पे होती है खत्म। एक आंसर बताना इस क्वेश्चन का, आंसर बताना, विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं वो है मेटेलिक। आयनिक कंडक्टिविटी तो करता है, इलेक्ट्रिसिटी तो करता है, लेकिन हीट इतनी जल्दी कलेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी ये सब जो एग्जांपल्स हैं इसमें इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखता हूं, जो क्वेश्चन है ये, द लस्टर ऑफ अ मेटल। लस्टर ऑफ अ मेटल मतलब जो मेटल है वो चमकती है, उसका रीजन क्या है? हाई डेंसिटी, पॉलिशिंग, मेटल
जैसी है वैसी की बात हो रही है, पॉलिश करने के बाद तो मैं प्लास्टिक को भी चमका सकता हूं, ठीक है। तो ये भी नहीं है केमिकल इनर्टेस, नहीं, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उस वजह से इजीली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और जो एनर्जी है वो मुझे सनलाइट की फॉर्म में, मतलब सनलाइट में फोटोन्स दिखते हैं और उसमें वो ज्यादा चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH4 जो है वो एक मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल ये बनता हुआ चलता है। अब आए हैं अपन यूनिट सेल पे। चलिए यूनिट सेल क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स है, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, प्रोटीन है, प्रोटीन को मैं स्मॉलेस्ट यूनिट के पास जाऊंगा तो प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट मुझे मिलती है, फॉर एग्जांपल मोनोमर जिसको बोलते हैं, तो वो जो मेरे पास मोनोमर रहेगा, मोनोमर होगा क्या? मोनोमर होगा मेरे पास अमीनो एसिड। ऐसे ही जो सेल है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और यहां पे जब मैं आता हूं तो यूनिट सेल का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है या सॉलिड स्टेट ही है, उसके जब मैं मॉलिक्यूल को, कोई एक मेरे पास क्रिस्टल है, उसके जब मैं तोड़ता तोड़ता चलूंगा, जो सब सिंपलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन विच रिपीट ओवर एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस, ठीक है। तो ऐसी अगर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 लगा दूंगा यूनिट सेल, तब जाके मुझे एक मोल मिलेगा। बहुत छोटी होती है, मैंने बोला ना शुरुआत में ही कि ये आपकी दिखेंगी भी नहीं। क्लियर है? चलिए बढ़िया, अब अपन बढ़ते हैं फटाफट से आगे, यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो मेरे पास पैकिंग होती है, पैकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, मतलब जो लैटिस है वो कैसे बनती है, यूनिट सेल कैसे बनते हैं, तो दो टाइप की होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग मेरी कुछ ऐसी मिलती है, और जब मैं सॉरी ये कौन सी है? SCP, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और जब मैं इनकी बात करूंगा तो ये होती है मेरे पास क्या? HCP। दिस इज योर HCP। किस में है? 2D में। ये 2D की बात हो रही है, और ये है मेरे पास स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। क्लियर है? किसी को कैसी भी दिक्कत, कोई डाउट तो मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं है तो अपन बढ़ गए हैं आगे बहुत तेजी में। अब अपन आ जाते हैं 3D के पास। 3D क्रिस्टल लैटिस कैसी होती है? 3D क्रिस्टल लैटिस वैसी ही होती है जैसे क्यूब है, जैसे इस रूम में जो मैं हूं, या फिर आप लोग भी जिस रूम में होंगे वो ज्यादातर स्क्वायर फॉर्मेट में ही होता है, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। अब इसमें अगर आप देखोगे, मुझे 3 एंगल मिलते हैं ना। अगर मैं कॉर्नर में चेक करूंगा, अब छोड़ो, ऊपर वाले में चेक करूंगा तो 3 एंगल बनना है, 1, 2 और 3। अरे 1, 2 और 1, 3 एंगल बनने हैं, तो इसलिए यहां पे आता है अल्फा, बीटा एंड गामा, और अलग अलग ABC मेरे पास होता है। इसको याद रखने का तरीका मैं अभी आएगा पूरा, पर मैं बता देता हूं, इसको याद करने का तरीका है कठोर मत। CTOHR MT क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। चलो वो भी एक एक बार में करते हुए चलेंगे, उसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब अपन आते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पे, फटाफट से आ जाइए। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सुनिएगा। जब मैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा यूनिट सेल है, जिस यूनिट सेल के अंदर एक भी पार्टिकल ना हो। एक और एग्जांपल ले लो, ये ले लो। ऐसा यूनिट सेल जिस यूनिट सेल के अंदर कोई और मेरे पास पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, या फिर ये जो है इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, तो ऐसे पार्टिकल जिसमें मेरे पास ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये बीच में ना आए तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर कोई क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के अंदर आ रही है, यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टल लैटिस आ जाए या फिर लैटिस पॉइंट आ जाए, क्रिस्टल लैटिस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैटिस पॉइंट आ जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं मेन चीज। हाँ, ये यूनिट सेल तो अपन ने कर ली है, एक एक करके ये करेंगे और फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, है ना।
इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए फटाफट से। तो अभी अपन आ गए हैं BCC पे, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये किसकी बात हो रही है? ये है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कब क्या मतलब है कि आपके पास ये जो एटम्स है वो एक यूनिट सेल के अंदर भी होंगे। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा SCC, SCC जो कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। चलिए चलो भाई, SCC जो कि आपकी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि यहां पे आपके जो पार्टिकल्स हैं, SCC क्या है? सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बस चीजें इतनी ही है, ज्यादा इस चैप्टर में है नहीं, बस बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। अब सुनिएगा, फटाफट से सुनिएगा। यहां पे होता क्या है, यहां पे जो एटम्स हैं, एटम्स आर प्रेजेंट, अभी मैं शो कर रहा हूं, इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। मतलब जो मेरे पास एटम्स प्रेजेंट है वो कहां कहां प्रेजेंट है? अगर मैं SCC की बात करूंगा तो एटम्स है सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। एक क्यूब में कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हो गए? कॉर्नर्स हो गए मेरे पास 8। ठीक है, अब 8 है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो मेरे पास जो है वो 8 मतलब कॉर्नर है, कॉर्नर में वो कितने रूम में शेयर है? थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो क्या? कितने रूम में शेयर होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल कॉर्नर में बात कर रहा हूं, ये और जो एटम है वो बिल्कुल कॉर्नर में प्रेजेंट है। ये रहा, वो वाला जो एटम होगा वो इस रूम में भी दिख रहा होगा, इस रूम में दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है, इधर नहीं, इधर आते हैं। ये समझो, अभी बीच वाले पे ध्यान मत देना, अभी इस पे ध्यान दो। ये कहां कहां शेयर होगा? या फिर इस पे ध्यान दे लो, ये वाला, ये कहां कहां शेयर होगा? इस रूम में होगा, इस रूम के बगल वाला जो रूम है उसमें भी होगा, इस रूम के जो पीछे वाला रूम है इसमें भी होगा, और जो पीछे वाला रूम था उसके बगल वाला रूम है तो वहां पे भी होगा। मतलब टोटल ऐसा 4 कुछ दिखेगा। ये 4 मुझे दिखेंगे जो इस फ्लोर पे हैं। अब इसके ऊपर वाले फ्लोर का भी तो पूरा पूरा दिख रहा होगा। बिल्कुल कोने में मैंने ऐसी बॉल लगाई है जो हर एक रूम में मुझे दिखाई दे। अरे थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। ऐसी लगाई है जो हर एक रूम में दिखाई दे। तो इस रूम में दिखाई देगी, इसके बगल वाले रूम में दिखाई देगी, इस रूम के सामने वाले रूम में दिखाई देगी, और सामने वाले रूम के इधर में दिखाई देगी। ये तो हो गया इस फ्लोर की बात है। अब वो जो बॉल शेयर हुई है वो ऊपर से भी तो झांक रही होगी, तो ऊपर के भी जितने भी चारों रूम है सब में दिखाई दे रही होगी। क्लियर? तो ओवरऑल मेरे पास क्या बना? ओवरऑल जो मेरे पास बनेगा इसी में तो कितने पार्टिकल्स हुए? ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम होते हैं एक में? कितने कॉर्नर्स है? 8। लेकिन हर एक कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1/8 का, इसलिए इसमें जो आता है वो आता है 1, इसमें जो आता है वो आता है 1। आ जाइए, बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं। मैं अब आता हूं BCC पे। BCC जो कि एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ये जो थी वो प्रिमिटिव थी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अगर मैं BCC के बारे में बातें करूंगा, ये तो FCC है, BCC कहां गई? हाँ, अगर मैं BCC के बारे में बातें करूंगा, अब यहां पे एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है? देखो, SCC और BCC, पहले आप क्या करो, BCC में SCC को पूरा कॉपी कर लो। SCC को कॉपी कर लिया, इसका क्या मतलब है कि अभी के लिए जो एटम्स है वो कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है। हाँ बॉस, एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट है। और कहां प्रेजेंट है? और जो आपका एटम प्रेजेंट है वो है मेरे हाथ में, वो है मेरे हाथ में। मेरे हाथ में एक एटम है, मेरे हाथ में एक एटम है, मतलब वो इस क्यूब के बीचों बीच रखा हुआ है, क्यूब के बीचों बीच रखा हुआ है, क्यूब की बॉडी पर रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं BCC। तो यहां से आप समझने की कोशिश करना, सारे एटम्स हैं और एक बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ है।
तो यहां पे कितने एटम्स आते हैं, कितने एटम्स आते हैं? पहले तो कॉर्नर से आ जाएगा 1/8 इंटू 8, ये तो हो गया 1, प्लस फिर मेरे पास जो प्रेजेंट है वो एक बिल्कुल बॉडी सेंटर पे है। अब अगर बॉडी सेंटर पे है तो भाई साहब ये तो किसी से शेयर नहीं हो रहा होगा, ये जब किसी से शेयर नहीं हो रहा होगा तो इसको तो अपन पूरा पूरा रखेंगे, ये तो पूरा पूरा आ गया, तो इसका आंसर क्या होता है 2। इन भाई साहब का क्या आंसर होता है 2, ध्यान रखिएगा 2। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं एफसीसी पे। एफसीसी इसी को अपन एचसीपी भी बोलते हैं और यहीं से अपना सीसीबी भी आ जाता है। तुम्हारा वो इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन एचसीपी और सीसीपी तो आपका बनता हुआ चलेगा। अब ये समझने की कोशिश करना। हाँ भैया आइए, थोड़ा सा अगर पानी मिल जाता, इस बोतल में पानी तो है लेकिन ये बोतल कब की रखी है इतना नहीं ध्यान है, हल्का सा पी लेते हैं। चलिए कैसा पानी था भाई? हाँ चलो अब अपन आ गए हैं एफसीसी पे। एफसीसी में एटम्स कहां प्रेजेंट है दोस्त? एफसीसी में जो आपके एटम्स है वो कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट रहेंगे, और साथ साथ जो आपका एटम प्रेजेंट है वो कहां है? फेस पे। नाम भी नाम ही है फेस। फेस का क्या मतलब है? फेस का मतलब है कि ये जो मेरी दीवाल है इन पे एटम प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? मान लीजिए ये दीवाल है, इसके यहां एटम प्रेजेंट है, ऐसा मतलब यहां मैंने बॉल फिक्स कर दी और ऐसी बॉल फिक्स करी जो मुझे यहां से भी वो बॉल निकल रही है और पीछे से भी आधी आधी बॉल फिक्स करी है ना। मतलब अगर मैं इस बॉल को काटने जाऊंगा तो आधी बॉल इसके बगल वाले रूम में गिरेगी और आधी इस वाले रूम में गिरेगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे ये है, आधा हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर गिरेगा और दूसरा हेमिस्फीयर उस डायरेक्शन में गिरेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने होंगे? एक यूनिट सेल में कितने एटम है गिन लेते हैं। कितने होंगे आइए अभी देख लेते हैं। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? तो देखो कॉर्नर वालों तो रहेगा ही, तो 1/8 इंटू 8 हो गया, प्लस और कहां होगा? और जो मेरे पास एक सारे एटम्स हैं वो इस फेस पे प्रेजेंट है। एक रूम में, एक क्यूबिक रूम में कितने फेसेस हैं? पता करो कितने फेस है। अरे 1 2 3 4 5 6 6 है। और ये जो बॉल है वो कितने रूम में शेयर है? 2 रूम में, तो क्या आएगा? हाफ हाफ, और कितने फेसेस हैं? 6। क्या आंसर आया? 1 + 3 दैट इज 4। 1 + 3 दैट इज 4। क्लियर? क्लियर है? किसी को कैसा भी डाउट, कैसी भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो अपन बढ़ गए हैं आगे फटाफट से। फटाफट से एक और मेरे पास आ जाता है जो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है कि यहां पे जो एटम्स होते हैं वो ऑल कॉर्नर्स पे, ऑल कॉर्नर्स प्लस पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फोर्सेस, और ये प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फोर्सेस। तो इसमें एटम कितने होंगे? 1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा? हाफ, और इंटू 2 में ये फेसेस हैं तो यहां से कितने एटम्स आते हैं? 2 आते हैं। पर ये इतना आता नहीं है क्वेश्चन एंड सेंटर्ड में। जो आपका रहेगा वो एफसीसी, बीसीसी और एससीसी से क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आंसर देना। नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन एफसीसी यूनिट सेल इज। एफसीसी में कहां एटम होते हैं? एक आता है तुम्हारे पास 1/8 इंटू 8 कॉर्नर से, बाकी आते हैं फेस सेंटर से, और वो कितने में शेयर है? आधे में शेयर है, और इंटू 6 कितना आ जाएगा? 1 + 3 दैट इज 4। आंसर होगा 4। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी। बीसीसी में एटम कहां होता है? कॉर्नर पे, ऑल कॉर्नर्स पे, प्लस बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? कॉर्नर्स में कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/8 का, तो 1/8 इंटू 8 प्लस यहां पे रहेगा 1, तो क्या आ जाएगा आंसर? ये आंसर आएगा तुम्हारे पास 2। तो आंसर है तुम्हारे पास 2। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देना, इसका आंसर देना। इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एससीसी में कितना होता है? 1। बॉडी सेंटर में क्या होता है? 2। और एफसीसी में कितना होता है? 4। तो 1:2:4 आएगा। 1:2:4 मतलब आंसर होगा बी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्लीज मत मिस करिएगा। क्लियर है? चलिए
चलिए, ये तो इसमें फिर से रिपीट हो रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब अपन आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। अच्छा है, चलिए, वैसे तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालने को आती थी सीबीएसई में, अब तो सॉलिड स्टेट सीबीएसई में ही नहीं है, और जो आपके में पेपर है वो तो भाई तुम्हारा तो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अब आपको बस पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो वो पैकिंग एफिशिएंसी में सबकी बता दूंगा। हाँ भाई, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी में सबकी बताता हूं, यहां से आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे एफसीसी। वो थोड़ा सा ऊपर चला गया पर आपको दिखना चाहिए, वो है एफसीसी। पर उससे पहले आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, वो रिलेशन है ये वाला, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इनकी बात करूंगा फटाफट से, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो यहां पे एफसीसी में मेरे पास जो एटम्स हैं वो ऑब्वियसली कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर पे हैं। तो जो यहां पे मैंने यूनिट लेंथ या फिर याद रखो एज लेंथ ऑफ क्यूब, वो है मेरे पास ए, वो है मेरे पास ए, ठीक है। एज लेंथ वो है मेरे पास ए। अब एक चीज ध्यान रखना, दो चीजें होती है, ये जो रूम है मतलब ये जो क्यूब है, इसमें एक होती है बॉडी सेंटर या फिर एक होता है बॉडी डायगोनल। जो बॉडी डायगोनल है वो कहां से जाती है, यहां से लेके इस वाले कुन्ने से लेके, इस वाले कुन्ने से लेके उस वाले कॉर्नर तक, तो यहां से लेके यहां तक जो जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहां तक जो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये होती है बॉडी सेंटर। यहीं पे लिख लो, ये होती है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, सही है। और जो यहां से लेके जी से लेके ई तक मेरे पास चलती है, जी से लेके ई तक मेरे पास चलती है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास चलती है, ये होती है क्या, ये होती है, ये तो बॉडी सेंटर छोड़ो, उसको बॉडी डायगोनल लिखो ना, ये बॉडी डायगोनल है, ये जो है वो है बॉडी डायगोनल, और ये जो है ये भाई साहब अपन इसको रखेंगे फेस डायगोनल में, ये है मेरे पास फेस डायगोनल। दोनों की लेंथ अलग होती है, जो फेस डायगोनल की लेंथ होती है, जो कि यहां पे भी काम करेगी, जो फेस डायगोनल की लेंथ है वो होती है a√2। चलिए आ जाइए, मतलब ये जो टोटल है वो है मेरे पास a√2, ABC a√2। अब यहां पे कितनी रेडियस आ रही है, एक आ रही है मेरे पास ये, दूसरी रेडियस आ रही है मेरे पास ये, तीसरी रेडियस आ रही है ये, और ये आ रही है 4। तो ओवरऑल कितनी रेडियस आ रही है, एबीसी में से 4 रेडियस आ रही है, 4 रेडियस आ रही है। इसका क्या मतलब है, फेस डायगोनल तो a√2 है और इसके बराबर रख देंगे आप 4r। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार तुमसे ये पूछ लेगा, a√2 = 4r। कुछ रटने वाला नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ रटवाया भी नहीं है, मैंने इजीली दिखाया है कि यहां पे ए से लेके सी तक, या फिर यहां पे देखो ना, ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, बॉडी फेस डायगोनल ही तो है, तो फेस डायगोनल जो है उसकी लेंथ है a√2, किसके बराबर होगी, जो मेरे पास स्फीयर है ना, स्फीयर जो है, जो यूनिट सेल है मेरे पास, इसकी जो लेंथ है वो रखी हुई है r, रेडियस r है तो 1r, 2r, 3r, टोटल है मेरे पास 4r, तो a√2 = 4r मेरे पास रहेगा, ठीक है। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है एफसीसी की, वो आती है सबसे मैक्सिमम, दैट इज 74%। ध्यान रखना, पेपर में आता है, पेपर में आता है 74%। एक ये है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता हूं मैं बीसीसी में। बीसीसी में एटम कहां कहां प्रेजेंट है, एक तो बॉडी सेंटर पे है, ठीक है, और बाकी कॉर्नर्स पे है। तो इसमें जो मेरे पास बनती है बॉडी डायगोनल, लेंथ बॉडी डायगोनल जो होती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल जो मेरे पास होती है वो होती है a√3, मतलब वहां से लेके वहां तक जो मेरी लेंथ होगी वो होगी a√3। तो यहां पे क्या आएगा, a√3 = और ऑब्वियसली यहां पे भी 4r आएगा। 4r क्यों, मान लीजिए ये है, तो यहां पे बीच में बॉडी सेंटर है, ये कौन सा है, बॉडी सेंटर वाला, बॉडी सेंटर एक है मेरे पास इधर और दूसरा है मेरे पास इधर, तो ये रहेगा r, ये आ जाएगा 2r और ये रहेगा मेरे पास r, तो a√3 = 4r।
A√3 इज इक्वल्स टू 4R। ठीक है, यहां से जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है, इन भाई साहब की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 68%। सारी पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान रखना, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत भयंकर, बस ज्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। अब आता हूं एससीसी पे। एससीसी में क्या होता है कि यहां पे ये तो तुम्हारी पूरे पास एक लाइन वही है, ये तो ए ही है, सबसे इजी ये रहता है, ये तो ए ही है, तो ये होता है ए इज इक्वल्स टू 2R, ए इज इक्वल्स टू 2R, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो सबसे कम है, दैट इज 52.4%। 52.4%। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो अपन यहां पे करेंगे, अभी वो बचा हुआ है ना, हाँ पहले क्वेश्चन कर लो तब करते हैं। चलो ये बताना फटाफट से, जल्दी से बताओ भाई, इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन कराने हैं, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो, ध क्वेश्चन कराऊंगा। मेन तो खत्म हो ही गया है, अब बस फ्रैंकल और शॉर्टकी इफेक्ट बचा हुआ है, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी इफेक्ट। यहीं से बार बार क्वेश्चन आता है, चैप्टर तो खत्म हो गया। जो शॉर्टकी इफेक्ट होता है उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और अनाइन मिस होते हैं, मिसेस बाहर निकल जाते हैं ना, जो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव निकल जाए तो वो होता है शॉर्ट की। ठीक है, और ये निकल के इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएं, इंटरस्टिशियल साइट, ये वाला नाम आपने शायद सुना हो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, वो होता है फ्रैंकल। जो शॉर्ट की है इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना, पर जो फ्रैंकल है उसमें डेंसिटी इंटैक्ट रहती है, डेंसिटी रिमेन्स, यहां जो डेंसिटी होती है वो रिमेन्स सेम, ये कभी भी चेंज नहीं होती। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करिए, खूब सारे। इसका क्या आंसर दिया, अरेंज द टाइप ऑफ, जो भी मेरे साथी हैं वीडियो रोक के आंसर देना स्टार्ट कर दिया करो। और एक चीज ध्यान रखना, HCP, CCP और कौन सा बचा है, FCC, इन तीनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है, बोले तो 74% होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगी मेरे पास HCP की। ठीक है, रुको, CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग तो SCC के बराबर होता है, तो ये यही रहेगा HCP। ठीक है, जो CCP होता है वो SCC के बराबर होता है, एंड दैट इज योर 52.4%। तो यहां से जो आंसर आना चाहिए था HCP की मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आंसर है आपके पास डी, आंसर है आपके पास डी। ध्यान रखना HCP और FCC एक ही बात है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सरफेस एरिया के बारे में बातें चल रही हैं। If the body centered unit cell is assumed to be a cube of h length a with spherical particle of r, then how is the diameter d of particle and surface area s is related? सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई, सरफेस एरिया तो तुम्हारा a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर है सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें तुम्हारा स्फेरिकल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आइए करेंगे कैसे, रिलेशन क्या होता है, A√3 इज इक्वल टू 4R, तो ओवरऑल डायमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास A√3 इज इक्वल टू 2D। अरे ये रिलेशन तो अभी निकाला अपन ने, ये सारे CUET के ही क्वेश्चन है, सैंपल पेपर PYQ, तो टेंशन मत लेना। और ये मैंने कर दिया 2D। जो फॉर्मूला मेरे पास आता है सरफेस एरिया तो A स्क्वायर है, जब A स्क्वायर है तो मुझे दोनों साइड A का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A²√3, सही है। और एक काम करो ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो A²3 या फिर 3A² इज इक्वल टू 2D स्क्वायर हो गया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब 3A² तो S हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास 2D स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, S इज इक्वल टू 2D² डिवाइड बाई 3, कहीं से मैच कर रहा है, 2D² डिवाइड बाई 3 आएगा, डिवाइड बाई 3 तो यहां पे है, लेकिन ये D4 हो रखा है, नहीं D4 नहीं होगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2D² डिवाइडेड बाई 3। Then how the diameter d of the particle and surface area of the cell, सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है ना, ठीक है, तो ये रहेगा मेरे पास। अच्छा एक काम और हो सकता है, ये क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूजिंग है, कैसे है, देखो यहां पे कितने हैं A², लेकिन टोटल कितने हैं 8। आ जाओ,
मैंने जो यहां पे सरफेस एरिया निकाला है वो निकाला है एक का निकाला है एक का, लेकिन टोटल कितनी है 8 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 8 का मल्टीप्लाई और दोस्त यहां पे 8 का मल्टीप्लाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हारा मैच होना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, मैंने क्या किया 3 इधर रखा, ये हो गया 8a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 16d स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है सही है। 8 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा और 8 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो 8a स्क्वायर, इनमें से तो ऑप्शन वैसे ही मैच नहीं करेगा। 8a स्क्वायर है, a स्क्वायर 1 2 ओए 8 है या 6 है, एक सेकंड रुकना, 6 2 12 नहीं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां पे 6 का मल्टीप्लाई करो ना। प्यारे प्यारे क्वेश्चन इनटू, और यहां पे आ जाएगा 6। तो अब क्या आ जाएगा, यहां पे देखना, फिर देखो 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना है, यहां पे जो मेरा सरफेस एरिया है, यहां जो मेरा सरफेस एरिया है एक का a स्क्वायर है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4 a स्क्वायर 5 a स्क्वायर 6 a स्क्वायर, 6a स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा s, ये आ गया 6 इंटू, और यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी 3s, ये आ गया मेरे पास 6 2 12d स्क्वायर, जो s और इनमें रिलेशन आएगा वो आएगा 12d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बारी करना मजा आ जाएगा। वैसे तो ए होता पर उसमें ऑप्शन में भी गलत हो गया। चलिए इसका आंसर देना। पैकिंग एफिशिएंसी इन अ यूनिट सेल इज नेवर 100% बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल है, और स्फीयर में आप कितना भी बनाने की कोशिश करोगे आपको खाली जगह मिल ही जाएगी, खाली जगह मिल जाएगी, तो वो आपका मैच नहीं करेगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी में होती है 74%, बीसीसी में कितनी आती है, बीसीसी में कितनी आती है, अरे 68%, और यहां पे आती है 52.4%। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो टॉपिक के क्वेश्चन अभी आएंगे। अगर मैं क्लोज्ड पैकिंग की बात करूंगा तो क्लोज पैकिंग तो सबको पता ही है, एचसीपी और एचसीपी मैंने बता दिया, पहले इसका आंसर देना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एचसीपी कितने होते हैं, 1/8 इंटू 8, तो यहां पे आ जाएगा 1 होता है, सही है। सिंपल क्यूब पैकिंग इस यूनिट सेल हैज एटम्स इन इट्स कॉर्नर ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। दोनों बिल्कुल सही बातें बोल रहा है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही बातें बोल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, वो है मेरे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस चैप्टर का आखिरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फटाफट से सुनिएगा, थोड़ा सा ये वाला पानी और पी लिया जाए, है तो खराब पानी लग रहा है मुझे, लेकिन पानी खराब नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा जानी तो जाएगी, जानी जाने में क्या दिक्कत है, कौन ही है। चलिए कब बनते हैं टेट्राहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल होल कब बनते हैं, जब मैंने 3 स्फीयर लिए, ठीक है, मैंने 3 स्फीयर लिए, ठीक है, 3 बॉल है, 3 बॉल को मैंने लाइन से लगाया ऐसे 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 और ऐसे। अब एक और बॉल मैंने ली और इसके ऊपर रख दी, एक और बॉल ली इसके ऊपर रख दी, तब बनता है मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब मैंने ये वाली 3 बॉल थी, इन ऐसी ही 3 बॉल और ली, जैसे यहां पे देखो ये 3 बॉल थी इस डायरेक्शन में, और मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन की और ली, इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया, इनको उठाया, देखो इसी को उठाया, इसको ट्विस्ट किया और इसके ऊपर रख दो, तो जो बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल होल। पेपर में ये तो नहीं आता ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, पेपर में आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए इधर। पेपर में आया कि मेरे पास एफसीसी है, अब एफसीसी का जो कैपिटल एन होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, वो आते हैं मेरे पास 1 + 3, वो आ जाता है 4। हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे सब में, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे एफसीसी में मिलते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एन के ही बराबर होते हैं। और ये सिर्फ एफसीसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए मतलब यहां मैंने लिखा बीसीसी का और यहां मैंने लिखा एससीसी या फिर सीसीपी, ये आपका एफसीसी का, उसको तुम एससीसी ही रखो, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। यहां कितने होते हैं, यहां तो एक ही होता है, यहां तो एक ही होता है, तो फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले कॉमन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एन के बराबर होता है,
और जो टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा होता है वो होते हैं 2n, ट्वाइस होते हैं, सब में ट्वाइस होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, ट्वाइस। अब एक काम करो, इसको उठाओ और इन सब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड निकालते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8। अभी स्क्रीनशॉट लेना, पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें कितने हैं, 2। यहां पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो है मेरे पास 4, सही है, ठीक। उसके बाद यहां अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूंगा तो वो होंगे मेरे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी डबल, तो यहां पे ये आ जाएगा 2। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, वही सब यहां पे लिखा हुआ है। अब बस एक आखिरी जो मैं बचा रहा था, कठोर मत, इस पे आ जाते हैं, कठोर मत पे। इसको याद करने का मैं आपको तरीका अभी बताता हूं, आइए इसको याद कैसे रखते हैं, सुनिएगा। CTOHRMT, तो ये क्या आएगा, क्यूबिक टेट्रागोनल। मुझे जैसे याद है वो मुझे ऐसे ही याद है, तुम लोगों को जैसे याद रखना वैसे याद रखो, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे याद रखो। कठोर मत, तो ये आ जाता है कठोर और ये आता है मत, ठीक है, कट ओहोर, ठीक है, होर है यहां पे, और ये आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक, इधर आ जाता है हेक्सागोनल, ठीक है, ये आ जाता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ये है मोनोक्लिनिक, ये जो भाई साहब हैं वो है ट्राइक्लिनिक। चलिए, ट्राइक्लिनिक, तो अब यहां पे क्या होता है, इनकी लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ। इसमें जो होता है वो A बराबर B बराबर C होता है, इन भाई साहब में A बराबर B इज नॉट इज इक्वल टू C होता है, इसमें A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C होता है। अब इसको रिपीट कर दो, यहां पे A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C होता है, यहां पे A, इसको रिपीट कर दिया, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, और इन दोनों में कुछ भी बराबर नहीं होता। खत्म हो गया, खत्म हो गया, लो बनाते रहो, 1 मिनट में मैंने बता दिया, 1 मिनट भी नहीं लगे, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे एकदम से करके आ जाना। चलें आगे, चलें आगे। अब इनकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो टोटल आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल की मैंने स्पेलिंग में RH नहीं लिखा, ये क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ, पहले मैंने RH लिख देता हूं, ये RH होता है ना, RH। स्पेलिंग गलत हो जाती है तो मुझे गुस्सा आ जाती है, इसलिए मैं स्पेलिंग ठीक ही चाहूंगा, तो यहां पे आ जाएगा रोम्बोहेड्रल। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए, ठीक है। और यहां पे आपको शुरुआत में तो सारे 90 होते हैं, इसमें 2 90, इसमें एक भी 90 नहीं, इसमें 2 90, इसमें सब बराबर। तो जो सबसे ज्यादा गंदा दिखता है ना, जिसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, जिसमें कुछ भी बराबर नहीं होगा, वो है मेरे पास ट्राइक्लिनिक, पेपर में आ सकता है ट्राइक्लिनिक। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, बस यही था, आखिरी यही था, इसका आंसर देना। ए आंसर दो, ट्राइक्लिनिक कुछ भी बराबर नहीं होगा, कुछ भी बराबर नहीं होगा, तो आंसर है तुम्हारे पास ये, हट, आंसर है तुम्हारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं, बढ़िया बढ़िया, इसका क्वेश्चन कराओ। इसमें क्या है, ए बराबर बी है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 और गामा जो है वो 120 डिग्री है, तो CTOHR, यहां पे A बराबर B बराबर C, A बराबर B इज नॉट इज इक्वल टू C, ये A बराबर B, ये कुछ भी बराबर नहीं होता है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा हेक्सागोनल, आंसर है हेक्सागोनल, ऐसे निकाला जाता है। इसे चेक करना चाहो तो चेक कर लो, लो देख लो, हेक्सागोनल होगा, अल्फा बीटा 90, बाकी एक है मेरे पास गामा 120 डिग्री, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करिए, इसका आंसर देना, इसका आंसर देना, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है ना, और बाकी जो है वो क्या है, ए बी, ए इज इक्वल टू बी, तो CTOHRMT,
A is equals to B is equals to C, A is equals to B is not is equals to C, आंसर होगा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बोले तो T। ठीक है, और शुरुआत में इन तीनों कहता हूं, इन तीनों का तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री ही होता है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ये तो 90 डिग्री ही होता है। चलिए चलिए और आगे बढ़े, और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बताओ, ये बताओ, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री मतलब क्या होता है? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी आपको करना है, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक सीसीपी स्ट्रक्चर, सीसीपी में क्या होता है? 52.4% होता है। सॉरी सीपीपी की, सीसीपी की बात कर रहा है ना, सीसीपी एफसीसी, तो ये तो 74% होता है। 74 मतलब यहां पे आ जाएगा 26% खाली है। और जब मैं बीसीसी की बात करूंगा, बीसीसी मेरे पास आता है, कितना होता है भाई? 68%, मतलब ये जो आएगा वो 32 आएगा, तो 26 और 32 होगा आंसर। 26 32 बोले तो आंसर है तुम्हारा बी, आंसर है तुम्हारा बी। क्लियर? क्लियर है? और एक और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलिए, आखिर में आया लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आया। एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी लैटिस। अच्छा, एचसीपी लैटिस बनाता है मतलब एफसीसी बनाता है, मतलब एटम्स कितने होंगे? 3 + 1 हो गए मेरे पास 4। इसके पैर में रख दिया B4। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मजा आ जाता है, क्योंकि यहां पे रटन विद्या नहीं लगती, यहां पे लगता है कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्या लगता है? कॉन्सेप्ट लगता है। तो कॉन्सेप्ट जब अपन आप यहां पे लगाओगे तो एफसीसी है, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बाबू हो गए 4, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए मेरे पास 8। अब ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 2/3 × 8। हेलो, सही है? तो ए को पहले लिख लो, क्या आएगा? ए 2/3 × 8 प्लस ये आ जाएगा B4। इसको सॉल्व करना, ए 16/3 ये हो जाएगा मेरे पास B4। सही है? अब आप क्या करो, इन दोनों में ना 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो A16 ये आ जाएगा B12, A16 B12। अरे चलिए सृष्टि जी, गुड आफ्टरनून। दिक्कत होगी, चलिए कर लेंगे सृष्टि, तुमसे बात किया। यहां पे आएगा A4B3, A4B3 बोले तो आंसर है मेरे पास ए। बस इसी के साथ तुम्हारा इस चैप्टर की कहानी होती है, ज्यादातर खत्म ही हो गई है। आओ ये और कर लो। फॉर अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ ए, द रेडियस ऑफ स्फीयर। बीसीसी क्या होता है? A√3 बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू 4r। तो पूछ क्या रहा है? रेडियस पूछ रहा है, तो ये आएगा A√3 डिवाइडेड बाई 4। प्लीज सजेस्ट मी कंप्लीट CUT बैच फॉर PCB प्लस इंग्लिश प्लस GT। ठीक है, तो ये है मेरे पास कहानी A√3/4। A√3/4 का है? ये सही नहीं लिखा है, इसको सही करके A√3/4 कर लीजिएगा। बस इसी के साथ अपन करते हैं कहानी खत्म। और ये वाली जो आपको स्लाइड्स हैं, ये सब आपको मतलब जो मैंने यहाँ पे PDF लिखी हुई है, पूरी जो PDF है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। बस कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन होगा, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही प्योर और स्पेसिफिक कंटेंट फॉर CUT में आपके लिए प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा। आप बने रहिए अपने ही चैनल साइंस अड्डा पे। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपको आए किसी भी चीज में, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा shikhar.singh@the24/7.com की मेल आईडी पर। मेल आईडी क्या है? शिखर SHIKHAR.SINGH@the24/7.com। मिलते हैं अगले सेशन में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।